हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि परचेज मेथड जो मैंने आपको उसके 2 क्वेश्चंस कराए थे, तो उसी वे में मैं आपको एक और लास्ट क्वेश्चन जो है परचेज मेथड से करा देता हूं। तो 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, सफिशिएंट है। और उसके बाद इसका जो सेकंड मेथड है मर्जर मेथड, उसके भी मैं 3-4 क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है ना। तो परचेज मेथड के अंदर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यूजुअली हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें एसेट लायबिलिटी की जो वैल्यूज़ है वो कम चेंज हुई है। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर एसेट लायबिलिटी में से थोड़ा बहुत जो चेंजेस करते हुए क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ पूरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि हेमंत और रमेश लिमिटेड 2 कंपनीज है अलग अलग, और हेमंत लिमिटेड जो है वो रमेश लिमिटेड को परचेज कर रहा है, जिसके लिए वो 10 रुपये वाले 2 लाख इक्विटी शेयर 12.5 रुपये पर रमेश को दे रहा है। तो जैसा मैंने आपको पीछे 2 क्वेश्चंस में भी बताया था कि यहाँ इस लेसन के अंदर परचेज कंसिडरेशन के जो टोटल्स मेथड है, तो उन टोटल मेथड्स में ज़्यादातर आपकी नेट पेमेंट मेथड यूज़ किया गया है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आपने अपने इक्विटी और प्रेफरेंस को क्या क्या दिया है उन सब की टोटल करेंगे तो उसकी टोटल जो है वो आपके क्या बन जाएगी, परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पर आप दे रहे हो पेमेंट टू इक्विटी शेयर आर्क लिमिटेड को दे रहे हो 2 लाख शेयर दे रहे हो 12.5 रुपये के भाव से। तो 2 लाख को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 25 लाख रुपए के शेयर हमने दिए हैं, और आपने जो 10 की जगह 12.5 दिया है इसका इफेक्ट एंट्री के समय पड़ेगा, क्योंकि शेयर तो 10 का है। अगर 12.5 के भाव से आप दे रहे हो तो जो प्रीमियम है वो भी एंट्री के अंदर आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद देन इसमें कह रहा है कि 9% प्रेफरेंस शेयर रमेश के प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए देने हैं। तो रमेश की प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख के 10% वाले, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ये देगा 9% वाले, लेकिन ये नहीं बताया है कि कितना देना है, कम या ज़्यादा। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि जितने हैं उतना हम उसको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट टू आप इसमें कर रहे हो 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ आर, उसको 9% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो। कोई अमाउंट हमारे पास नहीं है तो 10 लाख की 10 लाख एज इट इज़ आएगी, और 25 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा जो परचेज कंसिडरेशन बाय पेमेंट मेथड जो है वो कितना निकल गया, 35 लाख। और आपको मैंने पहले भी बताया कि पेमेंट मेथड का मतलब ये है पेमेंट टू शेयर होल्डर ओनली, कि मतलब आप शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करते हो वो आपको इसके अंदर जो है वो कंसिडर करना है। किसी लोन लायबिलिटी का पेमेंट इसमें नहीं आता है। परचेज मेथड का दूसरा और इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होता है कि आपको नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करनी है। और नेट एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो आपने एसेट ली है और जो आपने लायबिलिटी ली है उसका अपन को डिफरेंस करना है एसेट लायबिलिटी का। और नेट एसेट्स के अंदर हमारे पास परचेज मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम चाहें तो एसेट्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लायबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम एसेट्स के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेते हैं और लायबिलिटी के अंदर सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी एसेट्स है और क्वेश्चन के आगे की लाइनें पढ़े तो डिवेंचर के बदले डिवेंचर दिए, रिजर्व को रखना है और प्लांट एंड मशीन को बदलकर 15 लाख करना है। तो दैट मीन्स कि एसेट लायबिलिटी के बारे में एक पॉइंट है कि प्लांट एंड मशीन की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं। बैलेंस शीट में तो ये दे रखा है 18 लाख, और आप कह रहे हो कि आप उसको 18 की जगह कितने में लोगे, 15 लाख में। तो 15 लाख रुपये आपको यहाँ पे चेंज करके लिखना है। तो अदरवाइज किसी एसेट्स या लायबिलिटी के बारे में और कोई चेंज नहीं है, किसी को जोड़ना छोड़ना कुछ भी इसने बोला नहीं। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग बुक में दी हुई है 12 आएगी, प्लांट एंड मशीनरी बुक में 18 दी हुई है, लेकिन अपन ने चेंज कर दी 15 पे तो 15 आएगी। इसी तरह से फर्नीचर 2, स्टॉक आपके जो है वो 5 लाख का, डेटर 7 लाख का, और कैश एट बैंक 3 लाख जो क्वेश्चन में दिया है उसको एज इट इज़ लिखा, एसेट्स की हमने लगा दी टोटल। फिर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में जैसे मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को जो ही हम इसमें शामिल करेंगे। तो आउटसाइड लायबिलिटी के अंदर देखिए कि एक तो है इसके अंदर, जैसे अगर क्वेश्चन पढ़ूँ मैं तो इक्विटी प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व और P&L। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं ये शेयर होल्डर फंड में जाते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर P&L के बाद के जो आइटम्स हैं तो वो आइटम्स आपके यहाँ पे आएंगे। तो एक तो इसके अंदर है डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स और अदर लायबिलिटी। तो डिवेंचर्स को अपन लिख देंगे, क्रेडिटर्स हो गए, अदर लायबिलिटी होगी, इसकी टोटल कर ली, और एसेट्स में से लायबिलिटी का माइनस करने पर जो डिफरेंस है जो नेट एसेट्स कहलाता है वो आ रहा है 37 लाख। यानी कि हमने जो एसेट ली है और जो हमने लायबिलिटी ली है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 37 लाख। फिर तीसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम ये पता लगाएं कि भाई हमने जो बिज़नेस उससे ख़रीदा है उससे हमको फ़ायदा हुआ या नुकसान। और वो कैसे कंसीडर होता है कि अगर हमने दिया ज़्यादा है
और मिला कम है तो हमको नुकसान होगा, और अगर हमने दिया कम है और मिला ज़्यादा है तो अपन को फ़ायदा होगा। अगर नुकसान होता है तो वो गुडविल के नाम से, और फ़ायदा होता है तो वो कैपिटल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हमने 37 लाख रुपए की एसेट रिसीव की है, और जबकि हमने पेमेंट जो किया है 35, तो यानी कि 2 लाख का जो फ़ायदा है नेट एसेट्स माइनस पीसी, वो आपका आंसर जो है वो क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व कहलाता है। अब रही जनरल एंट्रीज, तो अपन को इसके अंदर एच लिमिटेड की बुक में एंट्री करनी है, और ये जो वर्किंग नोट मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है, तो अगर ये प्रॉपरली आप सीख जाएंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये पूरी एक 20 नंबर की यूनिट है, एक लेसन ओनली फॉर अमालगमेशन। तो क्वेश्चंस, थ्योरी, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ तो उसको ध्यान से अच्छे से सीख लेंगे तो आप इसमें से पूरे 15 में से 15 मार्क्स इजीली ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक पूरे फ्लो में, एक पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूँ और कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इसको थोड़ा ढंग से जो है वो समझ लें, सीख लें। अब अपन करें इसमें एंट्री की बात कि भाई क्या क्या जनरल एंट्रीज इसमें होगी। तो देखिए, जनरल एंट्री की बात करें तो हमारी जो पहली एंट्री होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, पीसी ड्यू की, ठीक है ना। तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू जो है, पीसी ड्यू की एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री होगी, और ये एंट्री अपन जो कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। एच जो है उसकी बुक में अपन ये सारी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो पहली एंट्री होती है पीसी ड्यू की, और उसकी एंट्री होती है बिजनेस परचेज कि हमने बिजनेस को खरीदा है, और 2 में नाम आता है टू लिक्विडेटर ऑफ आर लिमिटेड, यानी कि आर लिमिटेड से हमने अपने बिजनेस को क्या किया है, परचेज किया है। तो हमने पीसी ड्यू की एंट्री करी है तो ऑब्वियस एक अमाउंट पीसी का ही आएगा। तो पीसी का जो हमारा अमाउंट है 35 लाख, तो वो 35 लाख रुपीज़ इस एंट्री के अंदर अपन जो है वो क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब रही बात इसमें नेक्स्ट की पीसी के ड्यू होने की एंट्री के बाद जो सेकंड एंट्री करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन की, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन वो एंट्री जो होगी, तो इसमें एक चीज़ का देखिए कि डिफरेंस रहेगा कि एसेट लायबिलिटी टेकन वाली एंट्री के अंदर आपको एक बड़ी ही आसानी से सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि एसेट लायबिलिटी टेकन की जो एंट्री होती है उस एंट्री के अंदर हम जो चीज़ें लिखते हैं वो सारी की सारी वही लिखते हैं जो हमने नेट एसेट्स की कैलकुलेशन के अंदर लिखी थी। बस आपको अपनी सारी जो ये एसेट्स, और इसी के अंदर अपन जो वर्ड यूज़ कर लेंगे कि एसेट्स के साथ साथ अपन इसमें लायबिलिटी भी ले रहे हैं, तो एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ये हमारी हो जाएगी इसमें सेकंड एंट्री, एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन। तो ये मैं एक तरह से नरेशन टाइप नरेशन भी होती जाएगी आपकी। तो सारी एसेट जैसे प्लांट एंड मशीन है, हैंडल बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और बैंक, इन सब को तो अपन जो है 1 बाय 1 क्या करते चलेंगे, डेबिट। और उसके बाद लायबिलिटी के अंदर जो भी आइटम्स है वो सारे के सारे 1 बाय 1 अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो उनको 2 लगाकर अपन यहाँ लिख देंगे, और उनका अमाउंट मैं चलिए यहीं लगा देता हूँ 2, कोई बात उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनके आगे लायबिलिटी के अंदर जो है वो 2 लग जाएगा। तो आपके 2 डिबेंचर और 2 क्रेडिटर्स, 2 अदर लायबिलिटी, और उसके बाद आपको एंट्री के अंदर लास्ट जो हिस्सा मैंने आपको समझाया है, सिखाया है कि जैसे एक बार अगर आप तो ये आपके इसके अंदर डिबेंचर है 2 लाख के, और क्रेडिटर्स है 3 लाख के, और अदर लायबिलिटी है 2 लाख की, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपने वर्ड टू वर्ड एज इट इज़ जो नेट एसेट्स के अंदर जो भी एसेट लिखी थी उन सबको आपने 1 बाय 1 डेबिट कर दिया, जो लायबिलिटी थी वो सारी आपने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। और अब लास्ट पार्ट जो होता है कि आपने जो आंसर यहाँ निकाला था गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पे आपने अभी कैपिटल रिजर्व का आंसर जो निकाला था उससे अपन को उसको लिखना है। अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो एंट्री में अपन को क्रेडिट करना है, और अगर गुडविल आती है तो एंट्री में अपन उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है 2 लाख, तो वो भी क्रेडिट कर देंगे। एंड देन उसके बाद लास्ट एंट्री का जो हिस्सा होता है वो होता है टू बिजनेस परचेज, यानी कि हमने जो फर्स्ट एंट्री में बिजनेस परचेज को डेबिट किया था कितने से, 35 लाख रुपए से, तो उसी को अपन क्रेडिट करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो इस एंट्री का कंप्लीट होगा। तो दैट मीन्स कि जो एसेट्स आपने ली है, जो लायबिलिटी आपने ली है, एसेट सारी की सारी नेट एसेट्स वाली डेबिट करनी है, लायबिलिटी क्रेडिट करनी है। गुडविल अगर आती है आंसर में तो डेबिट, कैपिटल रिजर्व आता तो क्रेडिट, और लास्ट में फर्स्ट एंट्री का बिजनेस परचेज जो है वो आप इसको क्रेडिट करके उसको क्या करोगे, कंप्लीट। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है पीसी के पेमेंट की,
और उसके बाद आपकी एंट्री होगी डिवेंचर्स कन्वर्ट और बाकी जो भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। तो मैं इसको एक बार क्लीन करके फिर आपको वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए अब इसके अंदर थर्ड एंट्री जो है वो होती है परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट की। तो थर्ड एंट्री में लिख रहा हूँ नेक्स्ट पीसी पेड। तो पीसी का अगर आप पेमेंट करते हो तो पीसी के पेमेंट में आपको ये जो वर्किंग नोट है ये आपके लिए हेल्पिंग एंड रहेगा कि आपने उसके जो वेंडर है बेचने वाली कंपनी को क्या दिया है। तो दिया है उसका नाम लिख दो, लिक्विडेटर ऑफ आर लिमिटेड, कि भाई हमने आर लिमिटेड को दिए हैं इक्विटी शेयर्स अपने, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, पर वो दिए थे हमने प्रीमियम पे, तो 2 प्रीमियम, और एक हमने उसको दिए हैं 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी। तो आर लिमिटेड को कितना देना था पीसी 35 लाख रुपए, जो फर्स्ट एंट्री के अंदर आपने जिस लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी को क्रेडिट किया था उसी को यहाँ डेबिट करना है, अकाउंट डेबिट 35 लाख रुपए से। एंड देन इसके बाद जैसे आपने यहाँ पर जो जो पेमेंट्स किए हैं कि एक तो आपने 2 लाख शेयर दिए हैं जो है 10 रुपये के, तो 20 लाख तो ये हो गए। फिर 2 लाख शेयर पर 2.5 रुपये का है प्रीमियम, तो 5 लाख रुपए ये हो गए। और प्रेफरेंस शेयर पे कोई आपने अलग से एडजस्टमेंट किया नहीं, वो 10 के 10 ही है। तो यानी कि यहाँ पे 25 लाख के जो शेयर दिए थे उसमें प्रीमियम के साथ थे, इसलिए 20-5 आपको अलग अलग नोट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है कि भाई आपने पेमेंट किया है प्रेफरेंस शेयर्स को 10 लाख का, वो हो गया। अब उसके बाद चौथी एंट्री होती है पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, तो हम डिवेंचर्स कितने लेकर आए थे आर लिमिटेड के 2 लाख के, और क्वेश्चन के अंदर देखिए कि पॉइंट लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट कि रमेश लिमिटेड के डिवेंचर्स को उतने ही संख्या में आर लिमिटेड के डिवेंचर्स 100 रुपये वाले में बदला जाए। तो इसके डिवेंचर्स थे 2 लाख के 8% वाले जो हम लेकर आए थे, और उसको हम अपने डिवेंचर दे रहे हैं। तो 8% डिवेंचर ऑफ आर लिमिटेड को जो 2 लाख रुपए के थे उसको हम दे रहे हैं अपने डिवेंचर 8% डिवेंचर। तो कई बार ये लगता है कि डिवेंचर के बदले डिवेंचर देने से क्या मतलब निकला, डिवेंचर तो वैसे के वैसे रह गए, लेकिन वो नहीं है सही। जैसे मान लीजिए कि पुराने व्यक्ति ने किसी बैंक से लोन ले रखा था, तो उसका लोन उससे कनेक्टेड था, तो अगर हम कहीं से लोन लेके उसका लोन पेमेंट कर देंगे तो उसका लोन सेटल्ड हो जाएगा और हमारा लोन जो है वो कंटिन्यू रहेगा जो हमसे रिलेवेंट होगा। तो वैसा ही हमने किया कि उसके डिवेंचर्स को क्लोज करके अपने डिवेंचर्स उनको दे दिए। एंड देन इसके बाद अगली एंट्री इस क्वेश्चन में लिखी हुई है कि आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है आपका 3 लाख रुपए का, उसको आपको बनाए रखना है, उसको आपको लेना है और 2 साल तक उसको रखना है। तो देखिए कि परचेज मेथड के अंदर कोई भी रिजर्व होता है वो आगे नहीं आता है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे वो रिजर्व रखना है, तो उसके लिए एक अलग से एंट्री करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व CF कैरी फॉरवर्ड। तो इसकी एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और 2 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो ये रिजर्व आपको जो रखना है वो रख लेंगे, और इस रिजर्व का अमाउंट है हमारे 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए से आपकी ये एंट्री बन जाएगी। और अब इसके बाद जब आप ये सारी एंट्री कर लेंगे तो इसके बाद आपको बनानी पड़ेगी इनकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर खास तौर पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो एच लिमिटेड की खुद की बैलेंस शीट है वो तो रहेगी बिल्कुल एग्जैक्टली, और जो एंट्रीज में हमने आर लिमिटेड को शेयर दिए हैं, डिवेंचर्स दिए हैं, रिजर्व्स लेकर आए हैं, एसेट लायबिलिटी जो लेकर आए हैं, वो सारी की सारी लायबिलिटी एसेट्स क्या होगी, मर्ज हो जाएगी। तो वो बैलेंस शीट जो है मैंने 1-2 क्वेश्चंस में आपको बताई है, तो देखिए कि या तो मैं उसका जो है बैलेंस शीट का आंसर जो है पूरा सॉल्व आंसर आपको एक बार सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन में और जो मैं पूरी बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करके इसके अंदर जो है वो बैलेंस शीट भी वापस से बता दूंगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करिए, वापस से दोबारा 3 क्वेश्चंस कराए हैं, एटलीस्ट आप तीनों क्वेश्चंस भी अगर वापस मन से कर लेते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आप परचेज मेथड का कोई भी क्वेश्चन ईजिली जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।